सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप इस वक्त भारत 24 पर एक बहुत ही खास पेशकश देखने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो आ पहुंची है जिसे 3 बार का ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है और ये खासियत अगर मैं रखूं और मुझसे पूछा जाए कि क्या इससे और ज्यादा बड़ी कोई बात है तो मैं कहूंगी हाँ, वतन के लिए उनकी मोहब्बत ये ज्यादा पावरफुल उनके लिए एहसास है और उनका तारुफ है। मैं रिकी केज की बात कर रही हूँ जो इस वक्त भारत 24 के स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है रिकी केज। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आज। और मैं बता दूं रिकी केज से मैंने कहा कि रिकी जी बताइए तो आप हिंदी में गुफ्तगू कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा एकदम आराम से, लेकिन थोड़ी इंग्लिश हो जाएगी। मैंने कहा हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ अंग्रेजी भी चलती है, पंजाबी भी चलती है, गुजराती भी चलती है, राजस्थानी भी चलती है। अब आप कहेंगे कि आज रिकी हमारे साथ क्यों मौजूद हैं, तो मैं ज़रा दर्शकों को बता दूं कि ये इतिहास में पहली मर्तबा हुआ होगा जब 100 लोग एक छत के नीचे एक बड़े से सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान को आपके लिए एक बार फिर से तैयार करने की कोशिश की है और ये काम कर दिखाया है रिकी केज ने। मतलब सोचिए आप, 200 साल जिन्होंने आपके ऊपर राज किया, आज वो इस आज़ादी के मौके पर आपको राष्ट्रगान जो है वो समर्पित कर रहे हैं। इससे खूबसूरत बात कैसे हो सकती है? मैं तैयारी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद रिकी से होगी बात। पहले देखिए कैसी थी तैयारी। Namaste everyone again. Today we're going to be recording the national anthem of India. So the national anthem of India is that one song that brings together our very, very diverse nation. In fact, the first piece of music that I ever learned as a human being was the Indian national anthem, even before I learned any lullabies. And today, with over 100 musicians over here, this will be the largest symphony orchestra to ever record the Indian national anthem. अभी तो सिर्फ तैयारी बताई है। अभी हम इंतज़ार करेंगे रिकी, और उसके बाद जब पूरे देश को आप ये सॉन्ग देने वाले हैं, राष्ट्रगान सुनने वाला है जब देश, तब हम देश को ये दिखाएंगे। लेकिन ये तैयारी, ये जहन में आया कैसे? सबसे पहला सवाल। तो पहली बात तो ये है कि नेशनल एंथम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए है। इनफैक्ट जो वो पहला गाना है जो मैंने सुना है, यू नो, लाइक फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न, वाज बेसिकली द नेशनल एंथम। इवन लोरियों से सुनने से पहले, ये नर्सरी राइम सुनने से पहले मैंने पहले नेशनल एंथम सुना था, और वो जो पहला गाना जो मैंने कीबोर्ड पे सीखा था वो भी नेशनल एंथम है। तो मैं अभी 42 इयर्स का हूँ और मुझे 42 इयर्स का प्रैक्टिस है नेशनल एंथम का, तो मैं ये गाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और दूसरी तरफ है, मैं सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास के साथ काम करना बहुत पसंद करता हूँ। और मैंने तरह तरह की सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास के साथ काम किया है, तरह तरह के, आई मीन दूसरे देशों में। एंड मेरा सबसे पसंदीदा ऑर्केस्ट्रा है रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, जो यूके में है, ब्रिटेन में है। तो मैंने सोचा एक 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ नेशनल एंथम को रिकॉर्ड किया जाए। 100 पीस के माने 100 अलग-अलग 100 लोग। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ नेशनल एंथम का सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा 100 लोगों का सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ कभी नहीं हुआ है वो रिकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा उनके साथ किया जाए। ये कितना टफ था उनको लेकर आना और कहना कि भाई आप जो है हिंदुस्तान का नेशनल एंथम तैयार कीजिए? वो तो एकदम तैयार थे। अच्छा। उनको बहुत पसंद था ये करने के लिए। हाँ। और फिर क्या हुआ कि 3 महीने का प्रिपरेशन था, क्योंकि अगर 100 लोग प्ले करने वाले हैं तो सबके लिए एक पार्ट देना पड़ता है ना। हाँ। क्योंकि वो सबके सामने एक शीट देना पड़ता है ताकि वो शीट को देखकर प्ले करे और सब लोग एक साथ अच्छी तरह से हारमोनी में नेशनल एंथम बजाए। तो वो 3 महीने का प्रिपरेशन था, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ 40 मिनट का था, क्योंकि नेशनल एंथम तो सिर्फ 1 मिनट का है, 1 मिनट से कम है। तो अगर 10 बार भी रिहर्सल करो तो फिर भी सिर्फ 10 मिनट है, और फिर अगर 10 बार रिकॉर्ड करो वो भी सिर्फ 10 मिनट है। तो बस 40 मिनट लगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा, वो आइसिंग ऑन द केक था कि दैट ये एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा था और ब्रिटिश ने हम पर 200 सालों के लिए राज किया, और एक इंडियन कंपोजर के होने के नाते उनको कंडक्ट करना, उनको लीड करना, और वो भी इंडियन नेशनल एंथम बजाते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं एक बार दर्शकों को वो एंथम जो आपने तैयार किया है इस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जो आपका पसंदीदा है, मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहती हूँ। Sure. और उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। तो we'll have, yeah. बिल्कुल।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। It is a beautiful creation. Thank you so much. Thank you so much. It really came from the heart, this one. वो दिख रहा है और ये तो फिर भी आवाज़ कम थी, लेकिन जब जब इसे बजाया जाएगा, वो जब उसका डेसिबल थोड़ा इंक्रीज़ होगा, तब मैं समझ सकती हूँ कि आपकी रगों में जो है वो देशभक्ति एकदम ऐसे बहने लगेगी। ये ख्याल आपको आया कैसे? तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? तो नेशनल एंथम के मैंने बहुत सारे वर्जन्स किए हैं पास्ट में। जैसे 2015 में मैंने एक वर्जन किया था जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर डेडिकेट हुआ था। वो बहुत बहुत हिट गई, लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे ये शोकेस करना था कि सारे जो जानवर, पशु पंछी है इंडिया में, वो भी सिटीजन्स हैं इस देश के। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ लिविंग इन पीस एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस नहीं है, लेकिन सारे जो जीव है सब एक फैमिली है। तो उसके बारे में मैंने एक नेशनल एंथम का वर्जन किया था। फिर लास्ट ईयर मैंने एक दूसरा वर्जन किया था रेफ्यूजीज के साथ, जो रेफ्यूजीज इंडिया में एक्सेप्ट हुए हैं और और जिन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया है। तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन सा गाना गाए साथ में, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, वो सब भी म्यूजिशियन है, तो कौन सा गाना गाए। उन्होंने सब यूनानिमसली कहा कि हमको नेशनल एंथम गाना है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और हमको अपना ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहते हैं कंट्री को कि हमको अपना हमारे लिए एक नया घर बना है इंडिया। और गवर्नमेंट को एक थैंक यू देना चाहते हैं, क्योंकि इतना इंक्लूसिव है इंडिया है एज अ कंट्री। तो हम लोगों ने साथ में गाया 12 रेफ्यूजीज, और मैंने साथ में नेशनल एंथम गाया, वो दूसरा वर्जन था। और अभी ये मेरा एपिक वर्जन है। मैंने आपको कई बार, मुझे पता है जब आपको ग्रैमी अवार्ड मिला था तो आपसे ये पूछा गया कि देशवासियों को आप, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इस मेहनत को पूरे देश को समर्पित किया है। आपने अपना ग्रैमी अवार्ड जो है वो हिंदुस्तान को डेडिकेट किया है, और साथ में आपने ये कहा था कि अपनी रूट्स को मत छोड़िए, अपनी परंपराओं को, अपनी उन जड़ों को मत छोड़िए। ऐसा कहने के पीछे की सोच आपकी क्या थी? क्योंकि भाई आप तो ग्रैमी अवार्ड जीतने गए थे वहाँ पर, आप वसुदेव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, बट यू सेड दैट डू नॉट लीव योर रूट्स, रिटर्न टू योर रूट्स। मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहती हूँ। सो इंडिया में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यंग म्यूजिशियंस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए, तो हमको इंग्लिश में गाना करना चाहिए, हम लोगों को वेस्टर्न म्यूजिक में डालना चाहिए, मतलब कि वेस्टर्न म्यूजिक को कॉपी करना चाहिए, वैसे हमको तभी उनको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन अगर देखा जाए ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जिन म्यूजिशियंस को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है वो सिर्फ इंडियन म्यूजिक करते थे, और ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक, जैसे पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित विश्वमोहन भट्ट, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अल्लाह रखा, अनुष्का शंकर, सब इंडियन म्यूजिक करते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक नहीं करते हैं। मेरा भी सिर्फ इंडियन म्यूजिक है। अगर देखा जाए बॉलीवुड के अगर कोई सिंगर या कंपोजर बाहर जाते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, वो पूरा स्टेडियम भर जाता है, पूरा ऑडिटोरियम भर जाता है। लेकिन कौन आता है वो स्टेडियम में? सिर्फ इंडियन डायस्पोरा आते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने सिर्फ 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़ के बॉलीवुड ने ये कल्चर, दे हैव नॉट ब्रोकन कल्चरल बैरियर्स। लेकिन अगर क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखा जाए, तरह तरह के लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुनते हैं और पसंद करते हैं। जैसे अगर एक पंडित रविशंकर के कॉन्सर्ट में मैं एक बार गया था सैन फ्रांसिस्को में, और मुझे हैरानी हुई कि पूरा ऑडियंस अमेरिकन ऑडियंस था, तो उसने और जो म्यूजिक बजा रहा था वो प्योर इंडियन म्यूजिक था। तो मेरी ये सोच है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिशियंस है, जो इंडियन के कल्चर को अपनाते हैं, जो दोज पीपल हु डिग डीप इनटू द रूट्स एंड क्रिएट इंडियन म्यूजिक एंड क्रिएट म्यूजिक बेस्ड ऑन देयर ओन रूट्स एंड देयर ओन कल्चर, उनको अप्रिसिएशन मिलता है पूरी दुनिया में। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब हम कॉपी करने जाते हैं तो किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी को सम्मिलित नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट और ओरिजिनल हमारे अपने, और आपको लग रहा है कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो इस बात को समझ रहा है, या फिर वो वेस्टर्न कल्चर जिसका हमेशा हम पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये थोप के चलेगा और हमने इसे बहुत खूबसूरती से अपना भी लिया है? डू यू सी एनी चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं, हमें बहुत अभी बदलाव लाने की ज़रूरत है? ऐसे था, लेकिन अभी
मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों को अपनी कल्चर पर प्राइड होने लग गया है अभी पिछले कुछ सालों से। जैसे मैं देखता हूँ मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे होते हैं, हाँ. उनको यू नो यंग पीपल एंड उनको म्यूजिक में जाना पसंद, आई मीन दे वांट टू गेट इनटू म्यूजिक। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो पकड़ते हैं वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आजकल। हाँ. लोगों को बांसुरी सीखना, तबला या तबला, सारंगी। सारंगी, सितार, वीणा, मृदंगम। मैं देख रहा हूँ ज्यादा लोग जो यंग लोग हैं वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाना चाहते हैं। पहले ऐसे नहीं था, जैसे 8-10 साल पहले ऐसे नहीं था, लोगों को सिर्फ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स सीखना चाहते थे। रिकी, ऐसा बदलाव हुआ क्यों है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन कि ये चेंज आया है? I think there is a lot of pride for our country happening right now. अगर देखा जाए even when it comes to our government, जैसे previously जो intergovernmental जो decisions होते थे, बड़े देश decisions लेते थे climate change पर, environmental conservation पर, land degradation पर, इंडिया हमेशा साइडलाइंस पर रहते थे। यू नो, डिसीजंस नहीं लेते थे, पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे, हमेशा पीछे बैठते थे और लोगों की सुनते थे और देखते थे कि क्या करना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि नॉट ओनली आर वी पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशंस, लेकिन हम लीडरशिप लेने लग गए हैं डिसीजंस में, और लोग हमको देख रहे हैं लीडरशिप के लिए। और ये आई थिंक ये ट्रिकल डाउन होता है सब जगह, यू नो, ये सॉफ्ट पावर में, जैसे योगा में, माइंडफुलनेस में, इंडियन कल्चर पर, सब जगह फैलती है। सोचिए ना, मोदी जी अमेरिका जाकर और योग करवा देते हैं। एग्जैक्टली। और मैं था वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यू नो वर्ल्ड योगा डे में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में थे, क्योंकि मैं एक यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हूँ। हाँ. तो मैं वहाँ पर था एंड मैंने देखा कि 150 नेशंस के लोग थे और सब लोग यू नो योगा कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है, यू नो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिकी, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछ रही हूँ और ये जहन में अभी आया। सिर्फ आप वहीं पर नहीं थे, इनफैक्ट जब फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष ने डिनर होस्ट किया था, आप तब भी वहाँ पर थे। मुझे आपकी वो सेल्फी भी याद आ रही है। आप वहाँ पर मौजूद रहते हैं। एक तो हम जो यहाँ से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि ये बड़ा प्लान्ड होता है, सब पूरी तैयारी के साथ किया जाता है, एक चीज़ जो है कि पीएम अब यहाँ चल के जाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर इनसे मुलाकात करेंगे। आप तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें बताइए कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या, आपने क्या देखा है? मतलब पीएम के बारे में वहाँ के जहाँ भी वो जाते हैं और जहाँ आप मौजूद रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीडबैक और रिएक्शन आपको मिला है? तो मैं वहाँ पर था जो फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से इनविटेशन मिला था मुझे, तो मैं बैठा था, फिर मेरे पास प्रेसिडेंट मैक्रोन और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। हाँ. तो मैं देख रहा था उन दोनों के ये दो ग्रेट लीडर्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस हो रही थी। तो मैंने देखा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन बहुत इज्जत कर रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बहुत इज्जत। हर बार जब भी कोई फोटोग्राफ ले रहा था उनका हाथ पकड़ रहा था, और फिर अच्छा, मतलब जो पीएम की फोटो लेना चाह रहा था। हाँ. और फिर जब भी यू नो प्रेसिडेंट मैक्रोन मुझे घड़ी बोल रहा था, मेरे हाथ पकड़कर घड़ी बोल रहा था कि हम लूव में हैं, जो दुनिया का सबसे यू नो मशहूर म्यूजियम है। हाँ. और उन्होंने आई थिंक 3 या 4 बार मुझे कहा था कि पिछली बार यहाँ पर डिनर हुआ था वो 1957 में हुआ था जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी, तो 1957, और अभी 2023 है। तो यू नो, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन बोल रहे थे कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हम लोग यहाँ पर यू नो डिनर खा रहे हैं लूव के अंदर। और 2-3 हिंदी गाने भी, आई मीन इंडियन गाने भी यू नो पेश हुआ था, वहाँ पर एक बैंड था। पूरा डिनर वेजिटेरियन था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वेजिटेरियन, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के वजह से पूरा डिनर वेजिटेरियन था। तो इतनी इज्जत हो रही थी इंडिया की। मैं ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में गया था, क्योंकि वहाँ पर मैं उनके साथ बहुत काम करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ। तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे चीफ गेस्ट के तौर से। मैं ऑडियंस में बैठा था और ऑडियंस स्टेज से अबाउट 60 फीट दूर था। तो स्टेज पर जो कोई बैठे थे वो फ्रंट रो भी नहीं दिख पाते थे, क्योंकि बहुत दूर था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण था। फिर उसके बाद उन्होंने ऑडियंस पर वेव किया, तो मेरी तरफ वेव करके उन्होंने देखा, लेकिन मैंने सोचा वो मुझे देख भी नहीं पाते हैं, तो मैंने बस वेव किया था सोचकर कि प्रॉबली दिखा मुझे और व्हाटएवर।
तो फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैं फ्रांस गया था। तो फ्रांस जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं माउंट आबू में था और मैंने आपको देखा ऑडियंस में, मैंने आपको वेव किया, अपने वेव वापस क्यों नहीं किया? So how do you rate him? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कैसे रेट करते हैं? 10 में से कितना नंबर देते हैं? I think 11. और क्या वजह है? No, Vajay, he's a very inspiring person. He's taken India to a completely new level where there is a lot of global respect for India. And world leaders absolutely respect him. As I said, we are looked at we looked upon as a leader of the global south today. So I think there is a lot of pride for the country happening right now, a lot of pride for our culture. जैसे मेरी जिंदगी में भी, the first time that I met him was जो पहली बार मैं मिला था after I won my first Grammy Award. 5 मिनट का मीटिंग होना था, लेकिन वो 5 मिनट का मीटिंग ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखा कि मेरी इतनी पैशन है एनवायरनमेंट पर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस यही वजह है कि 2015 में आपसे मिले, फिर 2022 में भी फिर आपसे मुलाकात हुई, और अब जब आपने इतना खूबसूरत तोहफा देश को दिया है, जल्दी आपकी उनसे दोबारा मुलाकात हो, हम ये उम्मीद करते हैं। Wonderful. और बहुत बहुत शुक्रिया रिकी हमसे बातचीत करने के लिए। Fantastic. तो रिकी केज ने यहाँ पर दर्शकों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमारे इस खूबसूरत आज़ादी के पर्व पर एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश आप लोगों के लिए तैयार की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच रिकी। Thank you so much. Thank you.